लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख फॉरगेट ट्रम्प्स टैरिफ, द रियल डेंजर लाइज इन चाइना ट्रेड सरप्लस। इसमें बताया गया है कि दुनिया के व्यापारिक संतुलन के लिए असली खतरा आज ट्रम्प के टैरिफ नहीं, बल्कि चीन का लगातार बढ़ता ट्रेड सरप्लस है। 2025 में चीन का व्यापार अधिशेष 1.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो ये दिखाता है कि चीन एक निर्यात महाशक्ति तो है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भीतर से असंतुलित और कमजोर भी है। चीन उतना उत्पादन कर रहा है जिसका उसका अपना समाज खरीद नहीं पा रहा। वजह है लोगों की नौकरी को लेकर अनिश्चितता, गिरते मकान के दाम और भविष्य को लेकर डर, जिसके कारण चीनी परिवार खर्च करने की बजाय बचत करने लगे हैं। जब देश में खपत नहीं बढ़ती तो कारखानों में बना सामान बाहर भेजना मजबूरी बन जाता है। लेख समझाता है कि अमेरिका को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर बड़े बाजार, यूरोप, ब्रिटेन, जापान और कई विकासशील देश पहले से आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में चीन का सस्ता सामान उनके उद्योगों को कुचल रहा है। फ्रांस, मैक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे देश अब खुलकर कह रहे हैं कि वो चीनी डंपिंग का शिकार बन रहे हैं। यूरोप की प्रमुख नेता उर्सुला फॉन डेर लेयन तक कह चुकी हैं कि यूरोप चीन के माल का गोदाम बनता जा रहा है। नतीजा ये है कि मुक्त व्यापार की व्यवस्था अंदर से टूटने लगी है। एक तरफ ट्रंप के टैरिफ और दूसरी तरफ चीन का निर्यात हमला। अखबार का तर्क है कि अगर चीन सच में दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था का संतुलन सुधारना होगा। लोगों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाकर उन्हें खर्च के लिए प्रोत्साहित करना होगा और अपनी मुद्रा को मजबूत होने देना होगा, ताकि निर्यात की बाढ़ कुछ थमे। वरना चीन की ये नीति न सिर्फ वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि खुद चीन को भी उस नेतृत्व भूमिका से दूर कर देगी जिसका वह आज दावेदार है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन लेबर पॉलिसी यू टर्न्स अ डेंजरस पैटर्न दैट कॉर्ड्स कॉन्फिडेंस में अखबार ब्रिटेन की लेबर सरकार और प्रधानमंत्री कीर स्टामर की कार्यशैली पर गहरी चिंता जताता है। लेख कहता है किसी गलत नीति को सुधारना सही बात है, लेकिन बार बार दिशा बदलना, यू टर्न लेना और बिना ठोस सोच के फैसले करना सरकार की विश्वसनीयता को अंदर से खोखला कर देता है। हालिया उदाहरण डिजिटल आईडी नीति है। पहले इसे अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई ताकि अवैध प्रवासियों को काम करने से रोका जा सके। फिर अचानक सरकार ने इससे पीछे हटकर कहा कि किसी भी तरह की पहचान से काम चल जाएगा। अखबार मानता है कि अनिवार्यता हटाना नागरिक स्वतंत्रता के लिहाज से बेहतर फैसला है, लेकिन असली समस्या ये है कि सरकार लगातार ऐसे ही उलझे और अस्थिर फैसले ले रही है। संपादकीय बताता है कि ये 2026 का पहला यू टर्न नहीं है। इससे पहले पब्स पर लगने वाले टैक्स में बदलाव, बुजुर्गों की विंटर फ्यूल पेमेंट, किसानों के लिए इनहेरिटेंस टैक्स और लाभ योजनाओं में कटौती, हर मामले में सरकार पहले सख्त रुख अपनाती है, महीनों राजनीतिक नुकसान झेलती है और फिर आखिरकार झुक जाती है। अखबार कहता है ये तरीका सबसे महंगा साबित होता है। नीतियां भी खराब दिखती हैं और सरकार की साख भी टूटती है। मंत्री असमंजस में रहते हैं, प्रधानमंत्री कमजोर दिखते हैं और सरकार के पास कोई साफ दिशा नजर नहीं आती। गार्जियन का तर्क है कि लेबर सरकार के पास देश को नई दिशा देने के कई मौके हैं। हरित ऊर्जा, आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मजदूरों और किराएदारों के अधिकार। लेकिन इन सबको जोड़कर एक बड़ा राष्ट्रीय विजन पेश करने में प्रधानमंत्री नाकाम रहे हैं। अब स्टामर कह रहे हैं कि इस साल उनकी पूरी फोकस महंगाई और जीवन यापन की लागत पर होगा। अखबार मानता है कि जरूरी मुद्दा है, लेकिन सिर्फ इससे सरकार टिक नहीं सकती। दुनिया अस्थिर है, संकट कभी भी आ सकते हैं।
ऐसे समय में देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो ठोस, स्थिर और भरोसेमंद लगे। बार बार के यू टर्न ये भरोसा तोड़ देते हैं। लेख साफ कहता है, नेतृत्व वही मजबूत होता है जिसमें स्पष्ट सोच, दृढ़ निर्णय और दिशा दिखाई दे। और मौजूदा लेबर सरकार इस कसौटी पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही। अल जजीरा में प्रकाशित लेख मैपिंग हु कंट्रोल व्हाट इन यमन इन 2026 में यमन की आज की सच्चाई को बेहद साफ और जमीनी अंदाज में सामने रखा गया है। लेख बताता है कि 2026 की शुरुआत यमन सिर्फ युद्धग्रस्त देश नहीं, बल्कि अलग अलग ताकतों के बीच बटा हुआ एक राजनीतिक नक्शा बन चुका है, जहां हर ताकत अपने अपने हिस्से पर कब्जे के लिए लड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम यमीनी जनता चुका रही है। रिपोर्ट समझाती है कि यमन में फिलहाल 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (पीएलसी) और यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) और ईरान समर्थित हाउदीज। दिसंबर 2025 में एसटीसी ने सऊदी सीमा से सटे 2 तेल समृद्ध प्रांत हद्रमौत और अलमहा पर कब्जा कर लिया, जिसे सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रेड लाइन बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने एसटीसी के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिससे सऊदी अरब और यूएई के रिश्तों में नई दरार उभर आई। 7 जनवरी 2026 को पीएलसी ने एसटीसी को सत्ता संरचना से बाहर कर दिया और उसके नेता एद्रस अल जुबैदी को देशद्रोही साबित कर दिया। यहीं से सरकार और एसटीसी की साझेदारी पूरी तरह टूट गई। लेख बताता है कि उत्तर और पश्चिमी यमन पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। लाल सागर के अहम बंदरगाह होदेइदा पर उनका नियंत्रण उन्हें वैश्विक समुद्री व्यापार पर रणनीतिक दबाव की ताकत देता है। हूती ईरान समर्थित हैं और गजा युद्ध के बाद उन्होंने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले भी तेज कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार दक्षिण के बड़े हिस्से पर दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कई इलाकों में आज भी एसटीसी की मौजूदगी बनी हुई है और सेना के एकीकरण की प्रक्रिया अब तक कागजों में ही है। रिपोर्ट का सबसे मार्मिक पहलू यमन की मानवीय त्रासदी है। लेख बताता है कि 42 मिलियन आबादी वाले इस देश में लगभग आधी आबादी यानी 1.7 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग आपातकालीन भूख की स्थिति में हैं और 1.1 करोड़ बच्चों को मानवीय मदद की जरूरत है और लगभग 48 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। युद्ध, बेरोजगारी, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और बिखरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था ने पूरे देश को एक स्थायी संकट में धकेल दिया है। इस लेख के जरिए अल जजीरा ये कहना चाहता है कि यमन की लड़ाई अब सिर्फ मोर्चों की लड़ाई नहीं रही, ये सऊदी अरब, यूएई और ईरान के प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई बन चुकी है। इस भू राजनीतिक संघर्ष में देश का भविष्य, उसकी राजनीति और उसकी जनता तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं। यमन आज एक ऐसा नक्शा है जहां ताकतवर देश अपनी चालें चल रहे हैं और आम यमनी जनता भूख, विस्थापन और असुरक्षा की कीमत चुका रही है। यही इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.